नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद का यह सत्र खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा इस सत्र में और क्या रहने वाला है खास, आइए आपको बताते हैं। इस बार का संसद का मानसून सत्र कुछ खास रहने वाला है। सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग चल रही है। इसके अलावा विपक्ष अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और महंगाई जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर पहले से ही हमलावर है। लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि विपक्षी दल संसद में अपना अपना पक्ष जोरदार तरीके से रख सकते हैं। और यही वजह है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें उन्होंने नेताओं को सत्र की तैयारी की जानकारी दी। बैठक के दौरान ओम बिरला ने सभ्यता, गरिमा और अनुशासन के साथ कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की मांग की, जबकि विपक्ष ने अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। बैठक में कांग्रेस और उसके सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल ने भी भाग लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिवसेना, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेडी और वामपंथी दल सहित कई दल नदारद रहे। सभी दलों के नेताओं ने, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने ये आश्वस्त किया है कि हम सदन की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, विधेयक पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से पिछले 8 सत्रों के अंदर जिस तरीके की सदन की उत्पादकता रही है, आने वाले सत्र के अंदर भी हम इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग देंगे। वहां पर जाकर हम अपने मुद्दे रखेंगे, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, प्राइस राइज, अग्निपथ, उसके बाद में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो धोखा हो रहा है वो, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और जो जो विषय वो सदन में आएंगे उसके ऊपर बहस हो जाएगी। संसद का ये सत्र इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और दूसरी ओर उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। यह मानसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र में 18 बैठकें होंगी।
कुल 108 घंटे का समय है, जिसमें 62 घंटे सरकारी कामकाज के लिए रखा गया है। बचे हुए समय में प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। सबसे बड़ी बात है कि 14 लंबित बिल हैं और 24 नए बिल हैं। इनको पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बैठक में सभी लोग मौजूद थे और सरकार की तरफ से यह अपील किया गया कि जो लंबित बिल हैं और जो नए बिल हैं या जन कल्याणकारी बिल हैं, तो इनको पास करना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों पर बहस चाहता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बहस चाहता है, जिसमें 13 से अधिक मुद्दे हैं। चाहे अग्निवीर योजना की बात की जाए, बढ़ती महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, किसानों की समस्या की बात की जाए, या चाइना से जो संबंध है, बॉर्डर पर जो स्थिति है उसकी बात की जाए, या श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं उसकी बात की जाए। इन तमाम बिंदुओं पर विपक्ष चर्चा चाहता है। इस सत्र में सरकार 14 लंबित बिल और 24 नए बिल पेश कर सकती है। इन नए बिलों में शामिल हैं बाल विवाह निषेध विधेयक 2021, डीएनए टेक्नोलॉजी विनियम विधेयक 2019, समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण विधेयक 2019, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021, जैविक विविधता विधेयक 2021, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, लोकसभा की ओर से पारित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक 2019, सिनेमैटोग्राफ विधेयक 2019, अनिवासी भारतीय विवाह का रजिस्ट्रेशन विधेयक 2019, संविधान विधेयक 2019, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020। जो कुछ भी बिल हो या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, चर्चा हो, पार्टी के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर समय अलॉट होता है। ये तो बीजेपी आने के बाद हमने नहीं किया, ये पहले से सिस्टम है। जो पहले के सिस्टम है वही हम फॉलो कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आप एक पार्टी का मेंबर है, आपको भी 1 घंटा मिलना चाहिए, और जो 50-60 लोगों का एमपी का पार्टी है उसको भी 1 घंटा मिलना, ये हो नहीं सकता है ना। इट इज नॉट पॉसिबल। लेट देम सजेस्ट द वे आउट, वी आर ओपन फॉर दैट। जनता दल यू की तरफ से मैंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलना चाहिए और जो महत्वपूर्ण बिल है उसको पास होना चाहिए। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण दिया है, उसी तरह पूरे भारत में उसको आरक्षण, महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि संसद का ये सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी और कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा। 108 घंटों में से करीब 62 घंटे सरकारी कामकाज के लिए होंगे। बाकी समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित किया गया है। संसद के पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इस संबंध में पूरी व्यवस्था भी की गई है। देखा जाए तो पहले जब सत्र चल रहा था तो विपक्षी नेता पार्लियामेंट के अंदर विरोध प्रदर्शन करते थे, नारेबाजी करते थे, तमाम तरह की बातें करते थे। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, पार्लियामेंट के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा, नारेबाजी नहीं करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो मानसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अब बात लखनऊ के उस लुलु मॉल की जो हाल ही में शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ विवादों का जो रिश्ता है वो लगातार और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है।
क्या आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि कोई मॉल भी धार्मिक विवादों का केंद्र बन सकता है? मॉल तो वो जगह होती है जहां लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, लेकिन लखनऊ का लुलु मॉल कभी नमाज तो कभी हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवादों में आ गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। यही वो लुलु मॉल है जो इन दिनों अपनी खूबसूरती और बनावट से कहीं ज्यादा नमाज और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवादों में है। लखनऊ का ये लुलु मॉल जब से खुला है, लोगों में इसको लेकर खासा आकर्षण है। भारी संख्या में लोग इस मॉल में पहुंचने लगे और शॉपिंग से लेकर खान-पान में शौक से एंजॉय करने लगे। एक आंकड़े के मुताबिक पहले दिन इस मॉल में करीब 1 लाख लोगों ने विजिट किया, लेकिन यही मॉल अब धार्मिक विवादों का केंद्र बन गया है। खास बात ये कि 10 जुलाई को ही बड़े तामझाम के साथ लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया और ठीक 2 दिन बाद ही ये मॉल विवादों में घिर गया। यानी 12 जुलाई को मॉल के अंदर 8 युवक पहुंचे और उन्होंने मॉल की दूसरी मंजिल पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिसका वीडियो अगले दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फिर क्या था, हिंदू संगठनों ने इस मॉल का विरोध शुरू कर दिया। पुलिस एक्शन में आई और जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद कई खुलासे हुए। मॉल की सुरक्षा खामियों को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज शैलेंद्र गिरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमाज पढ़ने से शुरू हुए विवाद को लेकर अब जो है यहाँ पर पहले हिंदू महासभा, अब करणी सेना ने यहाँ पर बाकायदे सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको नज़रबंद कर लिया, उन लोगों को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उन लोगों को सुशांत सिटी गोल्ड सिटी में ले जाया गया। ये लुलु मॉल है जहां पर कि वीकेंड के अलावा जो है अभी इसको खुले सिर्फ 1 हफ्ते का समय हुआ। 10 तारीख से ये बाकायदे जो है पब्लिक के लिए खोला गया था, सोमवार से इसको खोला गया था, लेकिन जब से ये खोला गया है उसके बाद से ही ये मॉल पूरी तरह से विवादों में घिर चुका है। पूरे मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच में जो सामने आ रहा है, उनके मुताबिक नमाज साजिश के तहत पढ़ी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कई चीजें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 8 युवक मॉल से कुछ दूर अपना वाहन खड़ा करके पैदल मॉल के अंदर दाखिल हुए। युवकों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया, जिससे वे सभी फर्स्ट फ्लोर पर गए और वहां भी उन्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। आखिरकार सेकंड फ्लोर पर सन्नाटा देख सभी युवकों ने नमाज पढ़ी। जानकारी के मुताबिक युवकों ने महज 18 सेकंड नमाज पढ़ी। 8 युवकों में से एक युवक ने इसका वीडियो भी बनाया, जबकि आमतौर पर नमाज पढ़ने में इससे ज्यादा वक्त लगता है। इससे पूरे मामले में साजिश नजर आ रही है। पुलिस को आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है बाकायदे मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, इसी के लिए लगाया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर जो है संगठन यहाँ पर धार्मिक उन्माद को जो है सौहार्द को बिगाड़ ना सके और धार्मिक उन्माद के साथ साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर न घट सके। चूँकि नमाज पढ़ने को लेकर यहाँ मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई थी और नमाज पढ़ने के बाद से यही पूरा विषय जो है वो इम्प्लीमेंट आया था, ये पूरा विषय जो है वो संज्ञान में आया था, जिसमें कि बाकायदे उसके बाद हिंदू महासभा ने कहा था कि हम इसमें नमाज के विरोध में हम यहाँ सुंदरकांड करेंगे, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद जो है उसके बाद जो है उनको बाकायदे लुलु मॉल के प्रशासन ने रोका। उन लोगों को रोकने के बाद उन लोगों को आश्वासन दिया, पूरा तरह से आश्वस्त किया कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक ऐसे काम नहीं यहाँ पर नहीं होंगे। जो हुआ था वो एक गलती थी। लेकिन लुलु मॉल में विवाद का ये सिलसिला यही नहीं थमा। नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आया है। लुलु मॉल के अंदर 2 युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए।
हालांकि पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन इसके विरोध में जब प्रदर्शनकारी जमा होने लगे और मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उनमें से करीब 15 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। करणी सेना ने भी उसका पूरा तरह से विरोध किया और इस मॉल में जाने की भरसक कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की बल्कि यहाँ पर जाकर वो बाकायदे वहाँ पर उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुला लिया गया। पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। एंट्री का जो है वो गेट जो है वो चिन्हित कर दिया गया है और बाकायदे तलाशी लेकर जो है लोगों को यहाँ पर बाकायदे इसके अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। उसके बाद है, हालांकि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के धार्मिक इस तरह से कार्य यहाँ पर नहीं होंगे। वैसे सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने का ये मामला लुलु मॉल तक ही सीमित नहीं रहा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी कुछ लोग नमाज पढ़ते देखे, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को चारबाग के सीओ जीआरपी ने संज्ञान में लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। इसी जगह पर एक शख्स ने नमाज पढ़ी और उसके बाद लखनऊ में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर नमाज कैसे पढ़ी जा रही है, जबकि इसकी कानूनन पाबंदी है। चारबाग रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां पर ट्रेनों की आवाजाही रहती है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। इस तरीके की जब घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी विवाद पनप सकता है। लखनऊ का पहले लुलु मॉल और उसके बाद ये चारबाग रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से वीडियो जारी हुआ है नमाज पढ़ने का, उसे लेकर के न सिर्फ हिंदू संगठनों में रोष है, बल्कि इस बात को भी पूरी ताकत के साथ अब कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर कानून का उल्लंघन होगा, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से इबादत की जाएगी, तो इसके बाद दूसरे जो संगठन हैं वो भी इसकी प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल रेलवे प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, साथ ही इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस बात को लेकर के भी एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाज में अमन का माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है? क्या है इसके पीछे उसके मंसूबे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उद्धव शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डेट मुकर्रर हो गई है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी पूरे मामले की सुनवाई। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल शिवसेना से अलग होकर के एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। दोनों तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं पार्टी को लेकर के और विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर के। तो तमाम मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, फिलहाल ये तय हुआ है। और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो बेंच होगी पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव और शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तारीख मुकर्रर की गई है 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो बेंच होगी वो पूरे मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल ये जानकारी दिल्ली से। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। निरुद्दीन जंगी को पटना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में पेशी हुई है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एक और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। निरुद्दीन जंगी इसका नाम है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने
निरुद्दीन जंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है, गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। संजीव राय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव, निरुद्दीन जंगी की क्या भूमिका रही है? देखिए, इस पूरे मामले में आतंकवाद का जो कनेक्शन है, फुलवारी शरीफ आतंकवाद कनेक्शन में मैं पहले भी आपको बता रहा था कई सारे परत खुलेंगे। उसी में नसरुद्दीन जंगी को पुलिस ने पटना सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया। लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और ट्रांजिट रिमांड पर पटना पुलिस लेकर आज पटना पहुंची थी। और जो जानकारी है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया है। हालांकि देखिए, अभी भी बहुत सारे परत धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि आज भी देखिए कई जगह पे छापेमारी हुई है। पटना पुलिस, एटीएस और एनआईए की टीम लगातार जिन 26 लोगों का नाम आया था, उन 26 लोगों की खोजबीन लगातार जारी है और कई लोग जो है अब पुलिस की हिरासत में और कई लोगों पर शिकंजा कसना बाकी है। तो ऐसे मामले में लगातार जो है छापेमारी हो रही है। और मोतिहारी की बात करें, दरभंगा की बात करें, किशनगंज की बात करें, नालंदा की बात करें, इन तमाम जगहों पर एटीएस और पटना पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। नसरुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है उससे अहम सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, 26 नाम जो नामजद एफआईआर हुए थे उसमें नसरुद्दीन का भी नाम एक था, जिसको कि पटना पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। उसके अलावा मैं बता दूं कि पहले भी जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो मेन एक्यूज थे, जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा, उनसे भी लगातार जो है पूछताछ हो रही है। तो ऐसे में आज फिर देखिए पटना पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए तमाम शिव मंदिरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना मुख्यालय से एक खबर है। तो इस पूरे मामले में देखिए अभी बहुत कुछ पुलिस जो है हर जगह कहीं न कहीं छापेमारी कर रही है और फुलवारी शरीफ कनेक्शन का एक बड़ा कह सकते हैं नेटवर्क। संजीव, अभी तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो आरोपी बनाए गए हैं, कितने आरोपी बाकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना भी बाकी है? देखिए, जो मैंने पहले बताया था कि 5 जो मेन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा 2 और गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा जो है और भी लोगों की जो है छानबीन जारी है, लोगों को सर्च किया जा रहा है। दरभंगा, तमाम अलग अलग इलाकों में सर्च जारी है और अभी इस मामले में बहुत सारी चीजों को पुलिस जो है कॉन्फिडेंस में रखी हुई है और ये हो सकता है कि और 1-2 दिन में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया संजीव राय इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो पटना पुलिस, एटीएस और एनआईए की टीम बिहार के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, छापेमारी कर रही है और आज निरुद्दीन जंगी नाम के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।